ओके, तो ओके बेटा। तो बच्चों वैसे तो मैं आप लोगों के कहने पर ऑफलाइन में ही रिकॉर्डिंग करवा रहा था, लेकिन उसमें जब क्लिप्स बनती थी, आपस में जुड़ती थी, तो कुछ कट जाता था, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होती थी। बीच में कल के वीडियो में तो जब क्लिप जुड़ी तो पहली क्लिप दूसरे पे चली गई, दूसरी क्लिप पहले आ गई, सब उल्टा पुल्टा हो गया। तो मैं फिर से, जैसे पहले आप लोगों के लेक्चर्स में अलग से रिकॉर्ड करता था, मैं फिर से अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर अपलोड हो गया है, उसको थोड़ा आगे पीछे करके देख लीजिएगा, वो समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर बेटा 1 देखेंगे। और इस लेक्चर में बेटा मैंने कुछ बेसिक बातें बच्चों को बताई हैं। आइए बेटा कुछ बेसिक बातें देखते हैं। से बेसिक बात नंबर 1 जो आपको आती है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। देखिए बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी है, जो हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर लगाते हैं, और वो ट्रिक है sp3 माइनस पाइरो। लेकिन बेटा ये ट्रिक आप तब लगाइएगा जब कार्बन के पास सिर्फ बॉन्ड्स हो, सिंगल एंड डबल और ट्रिपल, मतलब सिग्मा और पाई बॉन्ड हो, कोई चार्ज आर्ज होना नहीं चाहिए। व्हेन कार्बन हैव ओनली सिग्मा ऑब्लिक पाई बॉन्ड, कोई चार्ज वगैरह होना नहीं चाहिए, तो हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा लेफ्ट टू राइट प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। सही आ रहा है बेटा? सही आ रहा है? अच्छा, तो इस कार्बन ने बच्चों देखो एक पाई बॉन्ड बनाया, 3 में से 1 को माइनस कर दो, sp2 हो गया। इसने भी एक पाई बॉन्ड बनाया, sp2 हो गया। इसने एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया, तो 3 में से 0 को माइनस करोगे 3 बचेगा। अच्छा, इसने बेटा 2 पाई बॉन्ड बनाए तो sp हो गया, और इसने भी बेटा 2 पाई बॉन्ड बनाए तो sp हो गया। ठीक है बेटा? अच्छा, इसे मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल और ले लेता हूं। ये तभी आप लगाइएगा जब कार्बन पर कोई चार्ज वगैरह ना हो। ओके, मैंने आपको एक ये मॉलिक्यूल बनाकर दिया और आपसे बोला स्टार मार्क कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। आप देख सकते हैं इसने कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया है, 3 में से 0 घटाइए, 3 बचेगा। एक पाई बॉन्ड बनाया, 3 में से 1 घटाइए, 2 बचेगा। इसने भी एक पाई बॉन्ड बनाया, 3 में से 1 घटाइए, 2 बचेगा। ठीक है, तो आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अच्छा बेटा, लेकिन सोचो अगर कार्बन पे कोई चार्ज वगैरह हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वहां पर फिर हम इस ट्रिक से काम नहीं करेंगे। वहां पर बेटा हम लोग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड, दैट इज बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, तो पहला तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका बेटा हम लोग लगाएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड, दैट इज बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग सिग्मा वाले बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड शेप को डिसाइड नहीं करता। बात करते हैं लोन पेयर की। देखो बेटा, वैसे तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बहुत ही आराम से इसको समझ सकते हैं। कार्बन जो है बच्चों वो चौथे ग्रुप का होता है, उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 की कमी है, वो अपने इन चारों इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। और जब वो अपने चारों इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा तो ऑक्टेट तो पूरा हो गया, लेकिन क्या कोई लोन पेयर बचा? नहीं बचा। इसलिए बेटा कार्बन पर यूजुअली लोन पेयर नहीं होता। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है कि कार्बन पर लोन पेयर आ सकता है, और वो कंडीशन ये है कि अगर यहां पर कार्बन का एक हाथ तोड़ दिया जाए और इस पर माइनस चार्ज लगा दिया जाए। ओके,
तो लोन पेयर होने की कंडीशन है अगर कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज लगा दिया जाए, अदरवाइज कार्बन के पास लोन पेयर नहीं हो सकता। ओके, जैसे इस चीज के ऊपर मैं एक दो सवाल आपको कराना चाहूंगा। आपने ये लिख लिया होगा, यूजली कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, लेकिन अगर उसके ऊपर नेगेटिव लगा दिया जाए तो लोन पेयर हो जाएगा। राइट बेटा? आइए, जैसे देखो, आराम से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया। मैंने पूछा जिन पर चार्ज है या जिन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। यहां पर sp3 माइनस पाई रूल नहीं लगेगा। 2 और 1 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। 1 सिग्मा बॉन्ड पेयर, नेगेटिव का मतलब 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp। 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, पॉजिटिव में कोई लोन पेयर नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन sp। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर नहीं मानते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बेटा बोलो sp2। तो इस प्रकार से आप किसी भी चार्ज स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। ध्यान रखिएगा, कार्बन पर लोन पेयर आप तभी मानेंगे जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, अदरवाइज आप नहीं मानेंगे। ओके बेटा? चलिए, ये हाइब्रिडाइजेशन को लेकर एक पॉइंट मैंने आपको बताया। अब आपको याद होगा मैंने एक पॉइंट आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था। हाइब्रिडाइजेशन खत्म नहीं हुआ है, पहला पॉइंट वही चल रहा है, उसी में हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। इसको हटाना चाहेंगे, ठीक है? अगर आपको लगे कि जल्दी मैंने हटा दी है कोई चीज तो वीडियो पॉज करके आप उसको लिख सकते हो, ठीक है? देखिए, अब हाइब्रिडाइजेशन में आपको ध्यान होगा मैंने एक ट्रिक बताई थी, सोप, लोगी, ये सारी चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल को लेकर आपसे कुछ भी पूछा जाए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल को लेकर आपसे कुछ भी पूछा जाए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखवाएंगे नहीं, आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं तो लिखवा दे रहे हैं, हो सकता है कुछ बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग ना पढ़ पाई हो। साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओ का बेटा मतलब है ओवरलैपिंग पावर, पी का बेटा मतलब है परसेंटेज पी कैरेक्टर, एल का मतलब है लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ईएन का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बी का मतलब है बॉन्ड एनर्जी। कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल को लेके कुछ भी पूछा जाए आप सबसे पहले निकालेंगे परसेंट पी कैरेक्टर। परसेंट पी कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज उतना ज्यादा होगा, ओवरलैपिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। ढेर सारे क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में करा रखे, यहां पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। ध्यान दीजिए, एक ही एग्जांपल कराएंगे बस।
लिख लिया आपने? तो परसेंट पी कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद एक एग्जांपल कराना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपको sp3, sp2 और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दिया। आप लोग देख रहे हैं, अगर मैं परसेंट पी की बात करूं तो टोटल परसेंट होता है 100 का। टोटल आदमी कितने हैं? 4। इसके 4 हिस्से किए, 3 हिस्से आपने पी को दे दिए, तो पी का परसेंट आ गया 75%। टोटल परसेंट होता है 100 का, टोटल आदमी है 3 और पी के आदमी है 2, तो पी का परसेंट आएगा 66.6, जिसको हमने 67 लिख दिया है। 100 के 2 हिस्से किए, 1 हिस्सा पी का है। हमारे स्टूडेंट देख सकते हैं कि sp3 से sp की तरफ जाने पर परसेंट पी कैरेक्टर घट रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। मतलब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आप इसको किसी के साथ भी जोड़ोगे, ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉनों को घसीटने की ताकत। मतलब दिस इज ए टोटली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। और आपको मैं अभी आगे बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप को हम लोग -I ग्रुप के नाम से जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को घसीट लेते हैं। sp3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। एक्चुअली बेटा sp3 इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही नहीं है बेटा, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है। इट इज ऑलवेज कंसीडर एज +I ग्रुप। क्यों? sp3 को तुम किसी के साथ भी जोड़ दो तो सामने वाला इलेक्ट्रॉन घसीटेगा। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि सामने वाले ने इलेक्ट्रॉन घसीटा, या मैं ये बोलूं कि sp3 ने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया। मतलब sp3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बोले तो +I ग्रुप। बात करें sp2, बेटा sp2 जो है वो -I भी हो सकता है, +I भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किसके साथ जुड़ा है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग भी हो सकता है अगर इसके साथ जोड़ोगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है अगर इसके साथ जोड़ोगे। ठीक है, जैसे इसके ऊपर एक मैं अच्छा सा एग्जाम्पल भी आपको कराना चाहूंगा। ध्यान रखिएगा, sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, इसकी -I पावर सबसे ज्यादा, या यूं कहिए इट इज टोटली -I, इट इज टोटली +I, और ये दोनों की तरह काम कर सकता है। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन आ गया, सवाल देखिएगा। ये बेंजीन था, हमने बेंजीन पर CH3 लगाया, और एक बार हमने बेंजीन पर एसिटिलिनिक ग्रुप को लगाया, और एग्जामिनर ने आपसे पूछा इन दोनों स्ट्रक्चर्स में बताइए बेंजीन कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग -I या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग +I। देखिए यहां पर बेंजीन का ये जो कार्बन है ये sp2 है, और ये जिससे जुड़ा है वो sp3 है। आपने sp3 -pi रूल लगा दिया क्योंकि सिर्फ सिग्मा और पाई बॉन्ड बना है। sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3, इलेक्ट्रॉनों को घसीटेगा। मतलब यहां पर बेंजीन इलेक्ट्रॉन घसीट रहा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, तो बेंजीन इज ए -I ग्रुप। यहां पर देखिए बेंजीन का ये कार्बन तो sp2 ही है, लेकिन जिससे जुड़ा हुआ है वो sp हो गया। अब sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो sp ने इलेक्ट्रॉन घसीटा, मतलब बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सो इट इज ए +I ग्रुप।
बोलो बेटा। तो इस प्रकार से सोप लोगी के ऊपर ये एक बहुत ही प्यारा पॉइंट था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पर सबसे प्यारा पॉइंट था। ओके बेटा, आइए। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बेसिक लेक्चर में पढ़ाया अबाउट हाइब्रिडाइजेशन एंड अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp इज प्योरली माइनस आई, sp3 इज प्योरली प्लस आई, sp2 दोनों की तरह बिहेव करेंगे। ओके आई, इसको हटाएंगे बेटा। पहला पॉइंट बेटा खत्म होता है। बेसिक पॉइंट में हम दूसरा पॉइंट आपको पढ़ाना चाहते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने आपके सामने कोई एग्जाम्पल दिया HCO3 माइनस। हमने आपसे कहा इस मॉलिक्यूल का कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बनाकर दिखाओ। देखो बेटा, अगर किसी का एसिड बनाते हैं तो हम लोग उस स्पीशीज में H+ को ऐड करते हैं, और अगर कंजुगेट बेस बनाते हैं तो उसके अंदर से H+ को बाहर निकालते हैं। हम इसका कंजुगेट एसिड बनाना चाहते हैं, हम इसमें H+ को ऐड करेंगे। सुनो बेटा, जब आपने इसमें H+ को ऐड किया तो फार्मूला बन गया H2CO3, इसके प्लस ने इसके माइनस को खत्म कर दिया, तो इस बाइकार्बोनेट का कंजुगेट एसिड हो गया H2CO3। ओके, आपको इसका कंजुगेट बेस बनाना है। आपने इसके अंदर से H+ को निकाला तो बचेगा क्या, CO3। एक माइनस तो पहले से था, प्लस निकलने पर एक माइनस और आ गया। दिस इज द कंजुगेट बेस। तो अगर किसी स्पीशीज का कंजुगेट एसिड बनाना है तो हम H+ को ऐड करते हैं, कंजुगेट बेस बनाना है हम H+ को बाहर निकालते हैं। ठीक है, जैसे आप बताएंगे मैंने आपको दिया ये दिया, मैंने आपसे बोला NH3 का कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बनाकर दिखाइए। अब कंजुगेट एसिड बनाएंगे तो H+ को ऐड करेंगे, और कंजुगेट बेस बनाएंगे तो H+ को बाहर निकालेंगे। जब H+ को ऐड करोगे बेटा तो फार्मूला हो गया NH4, प्लस अंदर आया, चार्ज आ गया प्लस। जब कंजुगेट बेस बनाओगे H+ को बाहर निकालोगे, NH2, चार्ज आ गया माइनस। तो इस प्रकार से आप किसी का भी कंजुगेट एसिड या बेस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका बनाकर दिखाइए। अब तो किसी का बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको दे दूं HS- कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस आपको बनाना है। बताइए, कंजुगेट एसिड बनाएंगे, H+ को ऐड करेंगे, कंजुगेट बेस बनाएंगे, H+ को बाहर निकालेंगे। ठीक है, ऐड करिए, कंजुगेट एसिड H2S होगा, कंजुगेट बेस S-2 होगा। तो किसी का भी आप कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस बना सकते हैं। अच्छा, लगातार ज्यादा क्लास के चक्कर में गला बैठ जाता है, थोड़ा धीमे धीमे बोलना है। ओके, अब देखिए बेटा, यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। ध्यान दीजिए, इतना लिख लिया होगा। ठीक, लिख लिया होगा। एसिड बेस बनाना आप
सीख गए। अच्छा, अब देखें, जैसे ये कोई स्पीसीज है, कोई स्पीसीज, एक बात ध्यान रखना, बनाने को आप किसी भी स्पीसीज का कंजुगेट एसिड भी बना सकते हो, कंजुगेट बेस भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। परंतु मान लो हमने आपको जो स्पीसीज दिया ये बेसिक है, मान लो, तो हम लोग इसका क्या बनाते हैं, कंजुगेट एसिड। हम लोग हमेशा अपोजिट पार्टनर बनाने का प्रयास करते हैं, वही हमारे काम का होता है। हमारे पास मान लो कोई आदमी है, इसका नेचर क्या है, एसिडिक, तो हम लोग इसका क्या बनाते हैं, कंजुगेट बेस। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग अपोजिट चीज ही क्यों बनाते हैं, बहुत आसान है समझना। बेस का काम होता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, बेस का मेन नेचर है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, और कंजुगेट एसिड बनाने के लिए हम करवाते भी क्या है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करवाते। तो बेस की टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, और जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो अल्टीमेटली किस में बदलेगा, कंजुगेट एसिड में बदलेगा। सिमिलरली एसिड का टेंडेंसी होता है प्रोटॉन को बाहर निकालने की, और जब आप कंजुगेट बेस बनाओगे तो वास्तव में आप प्रोटॉन को क्या करोगे, बाहर निकालोगे। इसलिए बेस हमेशा कंजुगेट एसिड बनाने का प्रयास करता है और एसिड हमेशा कंजुगेट बेस बनाने का प्रयास करता है। ठीक, अब सुनना, एक बात ध्यान रखना, पेरेंटल मॉलिक्यूल और कंजुगेट पार्टनर, इनकी स्ट्रेंथ में इनवर्स का रिलेशन होता है। बोलो किसका, इनवर्स। अगर बेस का बेसिक स्ट्रेंथ होगा ज्यादा तो उसके कंजुगेट एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ होगा कम। पेरेंटल मॉलिक्यूल और उसके कंजुगेट पार्टनर की स्ट्रेंथ में इनवर्स का रिलेशन होता है। अगर पेरेंटल मॉलिक्यूल कमजोर हुआ तो उसका कंजुगेट पार्टनर स्ट्रांग होगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है इन कंपाउंडों में। जरा देखिए, मान लीजिए मैं आपको कहूं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हमने आपको 4 एनायन दिए और हमने आपसे ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पूछा। मतलब हमने आपको 4 क्या दिए हैं, बेस दिए, तभी तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा। सुनना, आपको हमने बेस दिए हैं जिनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछना है, तो आप बनाओगे क्या, कंजुगेट एसिड। क्या बनाओगे, कंजुगेट एसिड। हमने इनके कंजुगेट एसिड बनाए H+ को ऐड करके, HF, HCl, HBr, HI। अब देखना, ये मैंने क्या बना दिए, कंजुगेट एसिड। सब लोग समझेंगे। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा HF, HCl, HBr, HI में सबसे ज्यादा एसिडिक होता है HI। सुनना, अगर कंजुगेट पार्टनर स्ट्रॉन्ग तो पेरेंटल मॉलिक्यूल वीक, और कंजुगेट पार्टनर वीक तो पेरेंटल मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग। उनकी स्ट्रेंथ में इनवर्स का रिलेशन होता है। अगर ये ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का तो ये ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का। गॉट इट बेटा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए, हमने फिर से पूछा ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब ये सारे के सारे मैंने आपको बेस दिए हैं, तो आप इन सब के कंजुगेट एसिड बनाएंगे H+ को ऐड करा के, CH4, NH3, वाटर और HF, और यहां से आप पता करिए ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए, अगेन बेटा पीरियोडिक टेबल की बात है,
किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर जैसे जैसे सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। तो HF सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, तो पेरेंटल बेस सबसे वीक। अगर कंजुगेट एसिड सबसे वीक तो पेरेंटल बेस सबसे स्ट्रॉन्ग। तो अगर ये ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का तो ये ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का। ओके बेटा, अच्छा हो सकता है कुछ बच्चों को ये चीज ना मालूम हो, ये चीज बेटा पढ़ाई है पेरियोडिक टेबल में। अगर आपको ये चीज नहीं मालूम है कि ऑर्डर मैंने कैसे बनाया, तो ये बेटा मैंने पेरियोडिक टेबल में पढ़ाया। हो सकता है अब कुछ बच्चों ने पेरियोडिक टेबल ना पढ़ा हो। सुनिए बेटा, जिस आप अपनी कॉपी के जिस पेज पर ये दो एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं, उसी पेज के हाशिए पर आइए मैं आपको एक पॉइंट पढ़ा देता हूं जो पीरियोडिक टेबल में मैंने पढ़ाया था, उसी के हाशिए पर लिखेंगे। राइट, आप पॉज करके लिख लीजिएगा इसको। देखिए देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड। कभी भी हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे पूछा जाए, ये दो चीजों से देखा जाता है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी देखते हैं और एक बेटा बॉन्ड लेंथ से भी देखते हैं। ध्यान रखिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर जो एलिमेंट दिए हैं वो एक ही पीरियड के हैं, और एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ अगर जो एलिमेंट दिए गए हैं वो एक ही ग्रुप के। तो पीरियड में चल रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखोगे, और ग्रुप में चल रहे हो तो बॉन्ड लेंथ से देखोगे। ये बच्चों मैंने पीरियोडिक टेबल में हाइड्राइडो का एक पॉइंट पढ़ाया था। आप खुद देखिए, अब समझ जाओगे, अब लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे एग्जांपल अभी भी कराया था, आप खुद देखिए। ये जो मैंने आपको हाइड्राइड दिए हैं ये एक ही ग्रुप के हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप के। जब ग्रुप में हम लोग चलते हैं तो बॉन्ड लेंथ से देखते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। और जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था, आप खुद देखिए, ये एग्जांपल ग्रुप का नहीं है, पीरियड का है। आप सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। कार्बन 4th है, नाइट्रोजन 5th है, ऑक्सीजन 6th है, फ्लोरीन 7th है। ग्रुप बदल रहा, पीरियड क्या है, सेम। आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में चल रहे हैं, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। ओके, तो एग्जांपल तो नीचे आपने लिख ही लिए हैं, बस ये पॉइंट आप लिख लीजिए हाशिए पर। तो इस प्रकार से आपने कंजुगेट एसिड और बेस हमसे सीखा। एसिड बनाना है हम H+ को ऐड करेंगे, और बेस बनाना है हम H+ को बाहर निकालेंगे। दोनों की स्ट्रेंथ में इनवर्स का रिलेशन होता है। ओके, दूसरा पॉइंट बेटा खत्म होता है, मैं हटाना चाहूंगा इसको। तीसरा बेटा पॉइंट, बेसिक बातों में मैं आपको थोड़ा सा डाइपोल मूवमेंट पढ़ाना चाहूंगा, जो आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। अच्छा बेटा, कहीं मैं बोलना भूल ना जाऊं, सुन लीजिए। रिएक्शन मैकेनिज्म अगर अच्छे से करना चाहते हो, दो बातें ध्यान रखिए। पहली बात तो ये, आपको घर पर खूब इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर कमांड आ गया तो आपका ऑर्गेनिक बेटा समझो आपकी कमांड हो गया। और दूसरी बात, रिएक्शन मैकेनिज्म में कहीं कहीं पर केमिकल बॉन्डिंग का यूज होता है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसको एक लेक्चर पीछे का पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए, डाइपोल मूवमेंट देखिए बेटा, आपको मालूम है जब डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड होता है तो जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा
वो इलेक्ट्रॉनों को घसीटेगा, उस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और दूसरे पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। मान लिया बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो बी ने इलेक्ट्रॉनों को घसीटा, बी पे पार्शियल नेगेटिव, ए पर पार्शियल पॉजिटिव आया और इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक डाइपोल क्रिएट हो गया। बोलो बड़ा क्या क्रिएट हो गया? एक डाइपोल। इस डाइपोल का मैग्नीट्यूड, जिसे आप डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, वो होता है दोनों में से किसी एक चार्ज को ले लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बी पर जितना निगेटिव होगा ए पर उतना पॉजिटिव होगा। किसी एक चार्ज को ले लो और बॉन्ड लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट। हमारी केमिस्ट्री में बच्चों, हम केमिकल बॉन्डिंग में आपको सिखा चुके हैं कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है +2 माइनस। बेटा बोलो क्या होती है? +2 माइनस। फिजिक्स में उल्टी होती होगी, हमारी केमिस्ट्री में +2 माइनस होती है। अच्छा, आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में एक चीज और देखी थी कि डाइपोल मूवमेंट के आधार पर मॉलिक्यूल दो प्रकार के होते हैं, नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका नेट डाइपोल मूवमेंट 0 होता है, और पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका नेट डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होता है। तो जिनका नेट डाइपोल मूवमेंट 0 है वो आपके नॉन पोलर होते हैं, और जिनका 0 नहीं है वो पोलर होते हैं। तो अब मैं अपने छात्रों को इस डाइपोल मूवमेंट में ऑर्गेनिक को लेकर 2-3 पॉइंट बताना चाहूंगा। जैसे आइए इसको आप लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट देखिए बेटा, पहला पॉइंट क्या? एल्केन एंड अनब्रांच्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर। एल्केन और अनब्रांच एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर। मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए बेटा, मान लो ये 5 कार्बन का एल्केन है, आईयूपीएसी आप पढ़ चुके हैं, फार्मूला होगा C5H12। ये बेटा नॉन पोलर होगा, कहीं पर ब्रांचिंग लगा दे तो भी नॉन पोलर होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्केन आर ऑलवेज नॉन पोलर, नेट डाइपोल मूवमेंट होगा 0। हमने बोला बेंजीन, ये भी बेटा क्या होगा? नॉन पोलर होगा। लेकिन अगर किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, अगर किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आप कोई ब्रांचिंग लगा देते हैं तो ध्यान रखिएगा फिर वो नॉन पोलर नहीं पोलर होगा। जैसा हम देखेंगे ये भी क्या है? नॉन पोलर। बेंजीन भी क्या है? नॉन पोलर। लेकिन टोल्यून क्या होगा? पोलर। मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों को ये चीज समझ में आनी चाहिए। दिस कार्बन इज sp2, दिस कार्बन इज sp3। sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यहां पे पार्शियल नेगेटिव और यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, तो चार्ज डेवलप हो रहा है, और चार्ज डेवलप होगा तो उसका डाइपोल मूवमेंट भी होगा। तो एल्केन आर नॉन पोलर, बट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अनब्रांच नॉन पोलर, लेकिन ब्रांच होगा तो पोलर। ओके बेटा, तो पहला पॉइंट है अबाउट डाइपोल मूवमेंट, एल्केन एंड अनब्रांच एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर। दूसरा बेटा पॉइंट में पढ़ाना चाहूंगा सिमेट्रिकल।
सिमेट्रिकल। क्या भाई, इसको हटा दो बच्चों, ठीक है। सिमेट्रिकल मेरे सामने, सिमेट्रिकल एल्काइन एंड सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन आर नॉन पोलर। नेट डाइपोल मूवमेंट 0। सिमेट्रिकल एल्काइन एंड सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन आर नॉन पोलर। हम लोग रटेंगे नहीं, समझने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, सिमेट्रिकल का मतलब होता है जिसको 20 से काटने पर दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाए। हम लोग बच्चों पीओएस नहीं देख रहे हैं कि इसका मिरर इमेज ये हो, नहीं, हम पीओएस नहीं देख रहे हैं। हम बस इतना देखते हैं कि 20 से काटे तो जितना भाग यहां पर हो उतना भाग यहां पर हो, बराबर बराबर टुकड़ों में टूट जाए। हमें पीओएस से मतलब नहीं, हमने ये दिया। आप देखिए सिमेट्रिकल, 20 से काटो, दो बराबर भागों में कट रहा, यस, डाइपोल मूवमेंट 0 होगा। अब सवाल ये 0 क्यों होगा, खुद सीखिए। ये sp है, sp3, sp वाले ने इलेक्ट्रॉन घसीटा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन +2 माइनस। इलेक्ट्रॉन घसीटेगा, sp है चूंकि, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, sp3 की कम, डायरेक्शन होगी +2 माइनस। देखिए बेटा, एल्काइन होने से दोनों के दोनों जो डाइपोल मूवमेंट है, हम लोग बॉन्ड मूवमेंट कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग अगर पढ़ा हो आपने, अपोजिट ओरिएंट हो गए, एक दूसरे को कैंसिल करने के लिए तैयार बैठे। और सिमेट्रिकल होने के कारण इनके डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम। तो सिमेट्रिकल होने से फायदा ये मिलता है कि ये दोनों एक दूसरे को 100% कैंसिल कर देते हैं और नेट डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाता है और मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर हो जाता है। ओके, लेकिन सोचो बेटा, सोचो, अगर ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो, समझना मेरी बात, अगर ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ये हुआ, अब पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, आप अभी सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे कि मिथाइल की तुलना में इथाइल एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसकी +I पावर मिथाइल से ज्यादा होती है। तो यहां पर जो ये चार्ज आएंगे बेटा, ये ज्यादा होंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। मतलब ये होगा μ1, ये होगा μ2, एक दूसरे को 100% कैंसल नहीं कर पाएंगे, ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर। तो सिमेट्रिकल होने से फायदा ये मिलता है कि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, एक दूसरे को 100% कैंसिल कर देते हैं, और अनसिमेट्रिकल होने से कैंसिल नहीं कर पाते। अब आते हैं ट्रांस एल्कीन। देखो बेटा, जैसे ट्रांस एल्कीन नॉन पोलर कैसे होता है, सिमेट्रिकल होगा तभी नॉन पोलर होगा, ध्यान रखिए। सिमेट्रिकल है, 20 से काटने पे बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है। मैंने पहले ही बोला था, हम पीओएस यूएस की बात नहीं करते हैं, पर दो बराबर भागों में डिवाइड होना चाहिए। देखिए, हैलोजन हमेशा कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन चाहे कुछ भी हो, तो प्लस माइनस +2 माइनस +2 माइनस। ट्रांस होने से दोनों डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए, और सिमेट्रिकल होने से दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांस होने का फायदा क्या है, दोनों डाइपोल अपोजिट ओरिएंट हो गए,
और सिमेट्रिकल का फायदा क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सोचो अगर ये अगर ये सिमेट्रिकल ना हो, ये देखिए अगर ये सिमेट्रिकल नहीं होगा तो प्लस टू माइनस, अपोजिट तो ओरिएंट होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। क्यों नहीं सेम होगा? जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा होगा, एक दूसरे को 100% कैंसल नहीं कर पाएंगे, इसका नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल पोलर होगा। तो सिमेट्रिकल एल्काइन और सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन नॉन पोलर है, अगर अनसिमेट्रिकल होंगे तो पोलर होंगे। ये सेकंड पॉइंट था। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बताया था एल्केन को लेकर, और दूसरा पॉइंट बताया सिमेट्रिकल एल्काइन और सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन को लेकर, जो नॉन पोलर होंगे, अनसिमेट्रिकल होंगे तो पोलर होंगे। राइट, इसको मैं हटाना चाहूंगा। ओके, लास्ट पॉइंट डाइपोल मूवमेंट को लेकर बेटा है इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाइपोल मूवमेंट इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब हम लोग इसको देखना चाहेंगे। देखिए बेटा, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जैसा कि आपने आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा, इसके 3 आइसोमर होते हैं। इसके 3 आइसोमर होते हैं, अगर आपको याद हो, ऑर्थो, मेटा और पैरा। डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है, आप इसको इधर ही पर लिख लीजिएगा, जस्ट ए मिनट, 2 बार क्यों लिखे, आप इसको ऐसे लिखिए कि भाई डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है एक ग्रुप लगाया, एक ग्रुप और लगा दिया, डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया। इसके 3 रूप होते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ओके, अब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में हम डाइपोल मूवमेंट को कैसे कंपेयर करते हैं, देखिए जरा। यहां पे 2 केस बनेंगे। केस नंबर 1 होगा बेटा, इफ नेचर ऑफ बोथ ग्रुप इज सेम, दोनों ग्रुपों का बच्चों नेचर क्या हो, सेम। या तो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। या तो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर दोनों ग्रुपों का नेचर बेटा सेम है तो हमेशा ध्यान रखना ऑर्थो का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा और पैरा का डाइपोल मूवमेंट सबसे कम होगा। क्यों होगा अभी दिखाएंगे। एक बात यहां पर ध्यान देने योग्य ये भी है कि पैरा का डाइपोल मूवमेंट ना सिर्फ सबसे कम होगा बल्कि कुछ सरकमफ्रेंसेस में ये 0 भी हो सकता है, मे बी 0। ध्यान रखना, नॉट ऑलवेज, कभी कभी क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इफ नेचर ऑफ बोथ ग्रुप इज सेम, बोथ आर आइदर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो दोनों ग्रुपों, ऑर्थो सबसे ज्यादा, पैरा सबसे कम। अच्छा सोचो बेटा, सोचो अगर दोनों ग्रुप सेम हो जाए, Cl OH NH2 अगर ग्रुप सेम हो जाए तो नेचर तो सेम होना ही होना है।
जब सेम ग्रुप लगे होते हैं तो नेचर क्या देख रहे हैं यार, फिर तो नेचर सेम हो नहीं होना है ना। तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल या समझेंगे, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया ऑर्थो डाइक। अब बेटा जब ग्रुप है सेम हो गए तो नेचर तो सेम हो नहीं होना है, और अगर नेचर सेम है तो ऑर्थो का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा, मेटा का उससे कम होगा, और पैरा का सबसे कम होगा। ठीक। अब सवाल ये उठ रहा था कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत ही आसान है, इसको समझना बहुत ही आसान है, ऑर्डर तो आपका यही बनेगा। ठीक है, समझना बेटा बहुत ही आसान है इस चीज को। आप देखिए, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, +2 माइनस, +2 माइनस, +2 माइनस, +2 माइनस, +2 माइनस, +2 माइनस। आप देखिए यहां पर जो दोनों वेक्टर है, मेरे पास दूसरा पेन नहीं है और सामने कोई बच्चा नहीं है वरना पेन ले लेता। ये जो दोनों वेक्टर हैं वो 60 डिग्री पर ओरिएंट है। यहां पे दोनों वेक्टर 120 पर हो गए और यहां पे दोनों वेक्टर 180 पर हो गए। यहां पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री अप्रॉक्स, यहां पर 120 डिग्री और यहां पर एंगल है 180 डिग्री। ऊपर अगर आपने लिख लिया हो तो मैं ऊपर रब करना चाहूंगा। ये तो लिख ही लिया होगा, हेडिंग तो डाल ही ली होगी। देखिए आपने फिजिक्स में एक चीज पढ़ी होगी, जब दो वेक्टर थीटा एंगल पर होते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो उनका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा होता है। शायद आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, दो वेक्टरों के रिजल्टेंट का ये फार्मूला होता है। अब देखो आपको मालूम होना चाहिए थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है कॉस थीटा उतना कम होता जाता है, और कॉस थीटा जितना कम होगा रिजल्टेंट की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। क्लियर? तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी कॉस थीटा कम होता जाएगा, रिजल्टेंट भी कम होता जाएगा, ऑर्थो सबसे ज्यादा और पैरा सबसे कम। ओके बच्चों, बात बेटा मेरी क्लियर हो रही है? अच्छा, अभी थोड़ी देर में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पैरा का जीरो कब हो सकता है, जैसे इस केस में जीरो है, अभी बता दूंगा आपको। तो अगर दोनों ग्रुपों का नेचर सेम है तो ऑर्थो का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा, पैरा का सबसे कम। पैरा का जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आइए क्यों ना केस 1 में हम एक बॉक्स बनाकर ये लिख लें कि पैरा का जीरो कब होगा कब नहीं होगा। इसको हटाना चाहेंगे, इसको भी हटाना चाहेंगे, ठीक है। एक आप बॉक्स बना लीजिए। ये थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन वाला तरीका बता रहे हैं क्योंकि समझाते थे क्लास में पहले, अभी जरूरत नहीं है, तो रेक्टिफिकेशन वाला तरीका है। तरीका बेटा ये है कि भाई ये आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड है, दोनों ग्रुप हमने जी लिख दिए, G1 G2 नहीं लिखा। जब ग्रुप सेम होंगे तो नेचर भी सेम होगा, इसलिए मैंने G1 G2 नहीं लिखा। अदरवाइज जी। दूसरी बात समझिए, पैरा का जीरो हो भी तभी सकता है जब ना सिर्फ नेचर सेम हो बल्कि ग्रुप भी सेम हो। एग्जाम्पल समझना भाई, Cl माइनस आई, Br भी माइनस आई, Cl लगा ऊपर और नीचे लगा Cl तो जीरो होने के चांस भी है, लेकिन Cl लगा दो और नीचे Br लगा दो तो जीरो होने के चांस ही नहीं है। तो सबसे पहली बात कि पैरा का जीरो तो हो तभी सकता है जब दोनों ग्रुप ना सिर्फ नेचर सेम हो बल्कि ग्रुप भी क्या हो, सेम।
तो अब हमें ये देखना है कि किस ग्रुप के होने पर 0 होगा। अच्छा, हम लोग पैरा का डिस्कशन कर रहे हैं, तो जब पैरा का डिस्कशन कर रहे हैं तो इसको सीधे पैरा पे ही लगा देते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, इफ G is monoatomic, monoatomic like फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और बेटा बोलो आयोडीन। इफ ग्रुप इज मोनोएटॉमिक, अगर बेटा आपका जो ग्रुप है अगर वो मोनोएटॉमिक है तो ध्यान रखिएगा पैरा वाले का डाइपोल मोमेंट 0 होगा। दूसरा, इफ ग्रुप इज लीनियर लाइक Cn, लाइक CS3, लाइक NO2, ठीक है, ये लगा दिया है तो भी इसका बेटा क्या होगा 0 होगा। क्लियर? But if group are like this, OH, OR, SH, NH2 having lone pair, ईस्टर, ऐसे ग्रुप अगर लगे हैं तो इनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ओके, तो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप लगे हैं, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप लगे हैं तो 0 नहीं होगा। लोन पेयर कंटेनिंग एटम लगा है जो मोनो एटॉमिक हो तो 0 होगा। ओके, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप लगे हैं तो 0 नहीं होगा। लोन पेयर कंटेनिंग एटम लगे हैं तो 0 होगा, और लीनियर ग्रुप लगे हैं तो भी 0 होगा। नॉन लीनियर ग्रुप लगे हैं 0 नहीं होगा। क्लियर बच्चों? अच्छा, चलिए बेटा, तो इस प्रकार से पैरा का 0 हम लोग समझेंगे कब 0 होगा और कब 0 नहीं होगा। ठीक है, चल, तो हम लोगों ने केस 1 देखा, अगर दोनों ग्रुपों का नेचर सेम है तो ऑर्थो का सबसे ज्यादा, पैरा का सबसे कम, और पैरा का 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता। कब होगा बस ये याद रखिए, मोनो एटॉमिक ग्रुप लगे हो या लीनियरली अरेंज ग्रुप लगे हो लाइक Cn, एल्काइल और नाइट्रो ग्रुप। ओके बेटा, चल, राइट, अब हम लोग केस 2 में जाएंगे। केस 2 बेटा क्या है? इफ नेचर ऑफ बोथ ग्रुप इज डिफरेंट, इफ नेचर ऑफ बोथ ग्रुप इज डिफरेंट, मतलब एक लगा हो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और दूसरा लगा हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। एक लगा हो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और दूसरा लगा हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो हमेशा ध्यान रखना मामला जस्ट रिवर्स हो जाता है। ऑर्थो का सबसे कम हो जाएगा और पैरा का सबसे ज्यादा हो जाएगा। यहां पे ध्यान देने योग्य बात बेटा यह है कि इसके पहले वाले केस में जब दोनों का नेचर सेम था तो पैरा का सबसे कम हो गया और कभी कभी 0 भी हो गया। यहां पर ऑर्थो का सबसे कम जरूर हो गया बट नेवर बी 0। लेकिन बेटा बताओ ये 0 कभी नहीं होगा, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये 0 बच्चों कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। मान लीजिए एक NO2 ग्रुप ले लिया, -I, एक CS3 ले लिया, +I, दोनों का नेचर जस्ट अपोजिट है। पैरा का सबसे ज्यादा होगा
ऑर्थो का सबसे कम होगा। आप खुद समझेंगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन घसीटेगा, ये प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां प्लस यहां माइनस, डाइपोल की डायरेक्शन फिर समझिए। NO2 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन घसीटेगा, एक दिखा दे रहे हैं, बाकी समझ लीजिएगा। तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, डाइपोल की डायरेक्शन होती है +2 माइनस। यहां पर देखिए sp2 इलेक्ट्रॉन घसीटेगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस, डायरेक्शन ऐसी आएगी, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ओ माय गॉड, हमारे चार्ज समझ सकते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में कितने का एंगल है? 60 का। हम बेटा लात मार देंगे मोबाइल में घुसकर, मोबाइल में घुसकर लात मार देंगे। क्या नहीं पढ़ी है फिजिक्स? इन दो वेक्टरों के बीच में एंगल क्या है? ये वाला एंगल होगा क्या? नहीं मेरे भाई, हम लोग एंगल वो निकालते हैं, हम लोग एंगल वो निकालते हैं जब टेल से टेल मिली हो। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और इस एंगल को हम वेक्टर के बीच का एंगल मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों, ये ऐसे जा रहा था, इसको जब आगे ले जाओगे तो ऐसे और ऐसे में एंगल होगा 120 डिग्री। यहां देखो, ये ऊपर जा रहा और ये आगे जा रहा, एंगल होगा 60। और यहां पे देखो बच्चों, एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री का एंगल हो गया। तो आप देख सकते हैं मामला जस्ट उल्टा हो गया। ऑर्थो में एंगल सबसे ज्यादा है, कॉस थीटा सबसे छोटा होगा, तो रिजल्टेंट भी सबसे छोटा होगा। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, क्या ये रिजल्टेंट कभी 0 हो सकता? नहीं, 0 दो कारणों से नहीं हो सकता। एक तो दोनों वेक्टर अपोजिट ओरिएंट नहीं है, और दूसरा अपोजिट हो भी जाए तो दोनों सेम नहीं है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड जीवन में सेम नहीं होगा, और जब तक मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तब तक कैंसल आउट नहीं होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने डाइपोल मोमेंट को हमसे सीखा। पूंछ से पूंछ मिलनी चाहिए तब एंगल मानते हैं। पूंछ से सर मिला दोगे तो वो एंगल ना मानेंगे हम लोग। ठीक है, पहला पॉइंट आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, उसमें सोप लोगी वाले ट्रिक आपने देखी। sp इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव -i, sp3 इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव +i। कंजुगेट एसिड बेस सीखे, दोनों की स्ट्रेंथ में इनवर्स का रिलेशन होता, आपने ये सीखा। डाइपोल मूवमेंट में 3 एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे, ये पूरा क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट लेक्चर 1 का लास्ट पॉइंट है, मैं इनको हटाना चाहूंगा। लेक्चर 1 का लास्ट पॉइंट है, शायद पॉइंट नंबर 4 है ये। बॉन्ड फिजन या क्लीवेज। बॉन्ड फिजन या क्लीवेज। बच्चों सुनो, अभी मैंने लगभग आधे घंटे पहले या 45 मिनट पहले आपको बताया था कि कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करता है और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बोले तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। मतलब हमारे पास चारों तरफ सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही पढ़ने हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना कहलाता है बॉन्ड फिजन या क्लीवेज, राइट। तो व्हाट इज बॉन्ड फिजन? ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फिजन और क्लीवेज। मैं आपको बच्चों बताना चाहूंगा,
हमारे ऑर्गेनिक में जो क्लीवेज है वो दो प्रकार का होता है, होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस। देखिए बेटा, होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस, देखो बेटा जैसे जैसे ये देखो बेटा, एक बात बताओ, ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना? एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया, दोनों के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड ऐसे टूटे कि दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाए, तो दिस टाइप ऑफ ब्रेकिंग इज कॉल्ड होमोलिसिस। बेटा होमो का मतलब होता है एक समान, मतलब दोनों के दोनों जो एटम हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो गए हैं। सच टाइप ऑफ ब्रेकिंग इज कॉल्ड होमोलिसिस। सुनना बेटा, देखो बेटा, भाई इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लिया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लिया, तो ना इस पर कोई चार्ज आया ना इस पर कोई चार्ज आया। चार्ज बच्चों तब आता है जब कोई एक एटम दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो जाए। तो जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लेके अलग होता है उस पे माइनस आ जाता है और दूसरे पे प्लस आ जाता है। यहां तो दोनों बेटा अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हुए हैं, तो ना किसी पे प्लस ना किसी पे माइनस। हमें प्राप्त होते हैं न्यूट्रल स्पेसीज, और इन्हें हम लोग कहते हैं न्यूट्रल फ्री रेडिकल। बोलो बच्चों क्या कहते हैं? न्यूट्रल फ्री रेडिकल। अच्छा, एक बात मैं आपको और सिखाना चाहूंगा यहां पे, होमोलिसिस को केमिस्ट्री की भाषा में हाफ कर्व्ड एरो से डिनोट किया जाता है। हाफ कर्व्ड एरो, हाफ कर्व्ड एरो से हम लोग होमोलिसिस को डिनोट करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि होमोलिसिस बेटा तभी पॉसिबल है जब सेम एटम के बीच में बॉन्ड बना हो, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो? जीरो। जब सेम एटम के बीच में बॉन्ड बना होगा, ना कोई इलेक्ट्रॉन घसीटेगा और ना कोई इलेक्ट्रॉन घसीटवाएगा, डोनेट करेगा। बॉन्ड पेयर बिल्कुल बीचम बीच में रखा है, दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएंगे। दिस इज होमोलिसिस। अच्छा, अगर बेटा हम बात करें हेट्रोलिसिस की, देखो जरा बेटा, हेट्रोलिसिस बेटा तब होता है जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में बनता है। ठीक है, जब डिफरेंट एटम के बीच में बनेगा तो होगा क्या? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर अलग हो जाएगा। अच्छा, हेट्रोलिसिस को हमने ऐसे दिखा दिया। हम लोग हेट्रोलिसिस को ऐसे भी दिखाते, वहां पे हाफ कर्व्ड एरो, यहां पर फुल कर्व्ड एरो। और ये देखिए बच्चों क्या हुआ, CH3 पर प्लस आ गया। शायद समझ गए होंगे इस पे प्लस क्यों आया, इस पे माइनस क्यों। अपना लेके आता तो कोई चार्ज ना आता, अपने साथ साथ दूसरे के भी घसीट लाया तो इस पे माइनस आ गया, उस पे प्लस आ गया। और डेवलप क्या हुए? आयंस डेवलप हुए, कैटायंस एंड एनायन। ओके बेटा, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं फुल कर्व्ड एरो से। फुल कर्व्ड एरो। और हेट्रोलिसिस बच्चों तभी पॉसिबल है, आप समझ तो गए होंगे, जब डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बने, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो ना हो। ओके, तो होमोलिसिस हाफ कप्ड एरो, न्यूट्रल फ्री रेडिकल बनते हैं। हेट्रोलिसिस फुल कप्ड एरो, कैटायन और एनायन बनते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, होमोलिसिस फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन,
जिनका नेट डाइपोल मूवमेंट 0 हो, CCl4, सब केमिकल बॉन्डिंग में पड़ा है, CS2। जबकि हेट्रोलिसिस इज फेवर्ड बाई पोलर सॉल्वेंट, जिनका नेट डाइपोल मूवमेंट 0 ना हो, जैसे वाटर और एल्कोहल। जस्ट लिसन टू मी, इसमें एक पॉइंट और पढ़ाना है, जब वो ऊपर लिखेंगे, इस पूरे बोर्ड को मैं रब नहीं कर रहा हूं, मैं अभी इसको ऊपर लिखने जा रहा हूं, इसके बारे में कुछ बातें, फेवर्ड बाई नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। इसी को लेकर एक पॉइंट और लिखना चाहता हूं मैं ऊपर, क्या, अदर फेवरेबल कंडीशन। सुनना बेटा, किताबों में ट्रिक लिखी होती है हेल्पर करके, ओपन इंडियन में लिखी हुई है, कोई जरूरत नहीं है हेल्पर पेल्पर की। हमारा कहना है ड्रेस्टिक कंडीशन, एडवर्स कंडीशन, जिन पर जीवन संभव ना हो, वो सारी कंडीशन होमोलिसिस को फेवर करती है। जैसे हाई टेम्परेचर, क्या जीवन पॉसिबल है? नहीं, होमोलिसिस को फेवर करता है। जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज हम लोगों के लिए हानिकारक होती है, कैंसर कॉज करती है, होमोलिसिस को फेवर करता है। सनलाइट, ऑफ कोर्स, अब सनलाइट तो हम लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक सूरज की रोशनी में बैठे रहो तो पगला आ जाओगे भैया, तो अधिक सनलाइट भी हम लोगों के लिए हानिकारक ही होगी। सनलाइट, हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, करंट लगा के देख लो भैया अपने, मजा आए तो फेवर नहीं करेगा और ना मजा आए तो फेवर करेगा। तो करंट इज आल्सो ड्रेस्टिक एडवर्स कंडीशन है, हमारे लिए हानिकारक है, अगर हमको छुआ दिया जाए तो फेवर करता है होमोलिसिस को। जैसे परऑक्साइड एंड प्रेजेंस ऑफ अदर फ्री रेडिकल, तो ये सारी कंडीशन भी बेटा होमोलिसिस को फेवर करती है। हाई टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सनलाइट, करंट, परऑक्साइड एंड प्रेजेंस ऑफ अदर फ्री रेडिकल। राइट, होमोलिसिस को लेकर एक लास्ट पॉइंट पढ़ाना चाहेंगे आपको हम, फ्री रेडिकल इनहिबिटर। फ्री रेडिकल को इनहिबिट करने वाले बच्चों, फ्री रेडिकल के बनने को जो इनहिबिट करेगा, मतलब वो होमोलिसिस का अपोज करेगा। ये सारी कंडीशन होमोलिसिस की फेवरेबल कंडीशन है। अब मैं बताने जा रहा हूं होमोलिसिस को जो अपोज करे, क्योंकि फ्री रेडिकल को वो बर्बाद करेगा, और वो है ऑक्सीजन, आयोडीन और एक ये लिख लो पैराबेंजोक्यूनो। ये सब फ्री रेडिकल इनहिबिटर्स हैं। राइट, तो होमोलिसिस ध्यान रखिएगा, सेम एटम के बीच में होमोलिसिस होती है, न्यूट्रल फ्री रेडिकल पैदा होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट और एडवर्स कंडीशन इसको फेवर करती हैं, और फ्री रेडिकल इनहिबिटर होते हैं ऑक्सीजन, आयोडीन और पैराबेंजोक्यूनोन। ओके बच्चों, अच्छा अब देखिए यहां पर आइए जरा, यहां पर फेवर्ड बाई पोलर सॉल्वेंट बताया मैंने। अब यहां पर मेरे पास जगह नहीं है, आप क्या करेंगे, इसके नीचे लाइन खींचेंगे ऐसी, मैं ऊपर कर रहा हूं। यहां पर मैं अपने छात्रों को बताना चाहूंगा कि पोलर सॉल्वेंट दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक, देखिए बेटा, पोलर का मतलब तो ये क्लियर ही है, डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा।
प्रोटिक का मतलब होता है जो प्रोटॉन डोनेट कर सके। और बच्चों आप लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक में हमसे पढ़ा, प्रोटॉन डोनेट करते हैं जिनके पास H इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन से जुड़ा हो, वही H प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल पाएगा। तो इसलिए पोलर प्रोटिक के एग्जाम्पल क्या है? वाटर, एल्कोहल और एसिड। ठीक है बेटा, पोलर है क्योंकि नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से लगा है इसलिए प्रोटिक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक, पोलर एप्रोटिक का बेटा मतलब क्या है कि पोलर होने चाहिए और O से H नहीं होना चाहिए, जैसे एसीटोन, जैसे DMS डाई मिथाइल सल्फाइड, जैसे DMSO डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। ओके, तो एसीटोन, DMS, DMSO, these are the example of few polar aprotic solvent। आप देखिए हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, लेकिन कहीं पर भी ऑक्सीजन से अटैच नहीं है, तो ये आर द एग्जाम्पल ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। लाइक बेटा, तो इस प्रकार से बच्चों आप देखो हमने लेक्चर 1 को पूरा क्या किया, खत्म किया। ओके, ये वीडियो आप जब देख रहे होंगे तो इसके बाद आप चाहे तो लेक्चर 2 को दोबारा भी देख सकते हैं। बेटा अब मैं आपका डेली वीडियो बनाऊंगा, संडे को छुट्टी होती है वो होती है, और मैं अलग से वीडियो अब बनाऊंगा और आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। मेरी पूरी ये कोशिश रहेगी। पहले भी यही कोशिश थी, आप ही लोगों ने जिद करी सर क्लास में बना लिया करो, तो क्लास वाले में प्रॉब्लम होती है, क्लिप में जोड़ने में कुछ कट जाता है, कुछ आगे पीछे हो गया, लेक्चर 2 जैसे हो गया तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब मैं अलग से आपको बनाया करूं। ठीक है बेटा, ओके। और सुनो बेटा, आप लोग ध्यान रखिएगा, आप सोच रहे होंगे सर अब आपने SW देना बंद कर दिया, गलत सोच रहे हो। मैंने SW देना बंद नहीं किया है, आइए देखते हैं, हटा दें इसको। HW क्या, मैंने आपको पूरे साल का HW दे दिया है इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट सीरीज। पूरे साल का मैंने SW दे दिया अगले 5 महीनों का इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट सीरीज। बच्चों ये टेस्ट सीरीज हम टीचर्स लोग बना रहे हैं, पेपर इसका कोई असिस्टेंट फैकल्टी से नहीं बनवाया जा रहा है। पेपर बहुत अच्छा है, बिल्कुल NTA के अकॉर्डिंग नीट के लेवल का बिल्कुल पेपर है, ना सरल और ना बहुत हाई फाई, बिल्कुल 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बेटा पेपर बना रहे हैं। आप इस टेस्ट सीरीज में प्रयास करिए 600 के अल्ले पल्ले रहने का। यह टेस्ट सीरीज बेटा आपको बहुत ऊपर ले जाएगी। इस टेस्ट पेपर को आप सीरियसली दीजिएगा प्लीज। और यही बेटा आपका SW है, क्योंकि आपके करंट टॉपिक अलग है और आपके टेस्ट सीरीज के टॉपिक अलग है। तो आपको अपने सिस्टम को ऐसे डेवलप करना है कि आप उन 15 दिनों के अंतराल में अपने टेस्ट सीरीज के टॉपिक को खत्म कर सके। यही बेटा आपका SW है। ओके, बढ़िया बेटा रैंक मारिए, 600 के अल्ले पल्ले नंबर आने चाहिए। ओके, अब डेली बेटा हम लोग ऐसे ही मिला करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।